हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सेंटर ऑफ मास में आगे बढ़ेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन सीखेंगे बेसिकली। और मोमेंटम कंजर्वेशन बेसिकली सेंटर ऑफ मास से हम इसको किस तरह से अटैच करके समझेंगे और किस तरह से एक बहुत बेहतरीन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का इसमें एक तरह से समझने वाली चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब आप कॉन्सेप्ट्स को जितना ज़्यादा फील करेंगे उतना क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग बात कर रहे थे वहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे बातों और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, यानी जो डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, इनके लिए सेंटर ऑफ मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ तक बातें करी थी। और क्या बात करी थी कि जो डिस्क्रीट सिस्टम है उसके लिए सेंटर ऑफ मास, मान लो अगर कुछ इस तरह से बात करें कि हमारे पास एक मास ये है m1 और एक मास ये है m2। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है और इनका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं पर भी किसी पॉइंट, मतलब मान लो यहाँ m1 से ये r1 दूरी पर सेंटर ऑफ मास है और m2 से r2 दूरी पर ये सेंटर ऑफ मास है, तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के लिए जो फॉर्मूला लिखा था दैट वाज RCOM, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r सेंटर ऑफ मास किस तरह से m1 r1 बेसिकली। अब यहाँ पे r1 क्या है, यहाँ की डिस्टेंस, लेकिन m1 r1 नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं m1 की ओरिजिन से डिस्टेंस, या m1 की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या थी, 0, तो m1 0 हो जाएगा। दूसरा m2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस m2r इज इक्वल टू m2r, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट है, यहाँ r1 r2 से कंफ्यूजन होता है ना कि m1 r1 प्लस m2 r2, यहाँ r1 r2 अलग चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली m1 की ओरिजिन से डिस्टेंस 0 है, m2 की ओरिजिन से डिस्टेंस r है, तो m2r अपॉन m1 प्लस m2। ओके ओके, अच्छा बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो हम r1 r2 में कुछ काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, समझना ध्यान से। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली RCOM जो है वही बेसिकली R1 है, वही बेसिकली R1 है। R1 क्या है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, और RCOM भी क्या होता है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बराबर इस वजह से क्योंकि हमने m1 जो है वो ओरिजिन पर ही ले लिया। अगर ये ओरिजिन पर नहीं होता तो ये दोनों सेम नहीं होते। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकालेंगे अगर R के टर्म्स में, तो कितनी आएगी, देखो ध्यान से, R2 इज इक्वल टू R माइनस R1, R माइनस R1, और इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा हमारे पास m1r अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास R2। ओके, R1 आया m2r अपॉन m1 प्लस m2 और R2 आया m1r अपॉन m1 प्लस m2। आप एक काम करो कि इसमें m1 का मल्टीप्लाई कराओ, इसमें m1 का मल्टीप्लाई कराओ, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा m1, इधर भी आप करा दो वरना इक्वेशन अच्छी नहीं दिखेगी। ठीक है, इसमें हमने m1 का मल्टीप्लाई कराया और इसमें हमने m2 का मल्टीप्लाई कराया। बहुत ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, m1 m2r, क्या लिखा है, m1 m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये भी क्या लिखा है, m1 m2r अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या है कि इनके अगर ये साइड यानी इसका LHS और इसका RHS बराबर, यानी ये साइड आपस में बराबर होंगे, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन m1 r1 बराबर m2 r2 कब काम करेगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे होगा। कब काम करेगा, जब सेंटर ऑफ मास, क्या चीज, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अगर ये मूव करेगा, अगर सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो r1 r2 कांस्टेंट नहीं रहेंगे, यहाँ पर रिलेशंस इस तरह से नहीं बना पाएंगे हम लोग। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है। इसका मतलब क्या है, दिस रिलेशन होल्ड्स ओनली व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। और क्लियर, पक्का। ओके, इस रिलेशन का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब बेसिक्स थोड़ी सी और इसकी बातों पे बढ़ते हैं आगे। मान लो मैंने बोला कि अगर किसी सिस्टम पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो बात ये करनी है हमें कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा कि हमारे पास जो फॉर्मूले है जो अब तक अभी आए हैं वो उसको हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास R सेंटर ऑफ मास आया, R सेंटर ऑफ मास आया, क्या आया हमारे पास, m1 इंटू r अपॉन m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट है, या इसको आप डायरेक्ट R1 R2, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर m1 r1 प्लस m2 r2, ये वो R1 R2 नहीं है, ये वो R1 R2 नहीं है। यहाँ पर ये जो R1 R2 है वो ये है,
मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो ये r1 है और ये R2 है। कंफ्यूज मत होना, वहां पर जो मैंने R1 R2 लिखा था उसको आप X1 X2 कर लेना। जो अभी तक मैंने R1 R2 लिया था ना उसको आप X1 X2 कर लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये कर लेना वहां पर कि M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2, ठीक है, इसको कर लेना आप, तभी R1 R2 में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर R1 की जगह पर X1 और R2 की जगह पर X2 कर लेना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो RCO हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर आ जाएगा dr/dt, drCOM/dt। इसका मतलब क्या है, ये क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इधर जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 और यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। क्या आ जाएगा यहां से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। करेक्ट है क्या, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या यहां तक कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या नहीं? अच्छा, इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखो इस रिलेशन को, बहुत ध्यान से देखो। तो आप जरा m1 m2 को इधर ले, m1 प्लस m2 को इधर ले आओ। क्या आ जाएगा यहां से, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। करेक्ट है। ये क्या है, टोटल मास, यानी इसको हम लिख सकते हैं m टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। ओके, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पहले जो पहले वाला मास है उस पे लगने वाला नेट फोर्स m1a1, ये दूसरे मास पे लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स। क्या आ जाएगा, नेट फोर्स, ये आ जाएगा F नेट के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स टोटल लिखना चाह रहे हैं, टोटल फोर्स लिखना चाह रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम टोटल मास लिखें और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिख दें। क्या चीज, अगर हम टोटल फोर्स लिखना चाह रहे हैं किसी भी एक पूरे सिस्टम का, तो हम क्या करें, उस पूरे सिस्टम का टोटल मास लिख दें इनटू उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिख दें, तो भी हम टोटल फोर्स लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, हम इंडिविजुअल फोर्सेस लिखें और उन सबका वेक्टर सम कर दें, हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। क्या बात है, क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा, मान लो मैंने आपसे बोला कि नेट फोर्स जो है, जो भी सिस्टम पे नेट फोर्स है दैट इज जीरो। लेट अस सपोज कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अगर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो हो तो बहुत ध्यान से देखो, तो बहुत ध्यान से देखो कि ये क्वांटिटी पूरी जीरो के बराबर और ये टोटल क्वांटिटी जीरो के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम जीरो के बराबर करेंगे तो यहां से आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नहीं होगा, मतलब वो जीरो एक्सीलरेशन से चल रहा होगा या नहीं चल रहा वो बात की बात है, लेकिन इतना हमें बताया कि उसका एक्सीलरेशन जीरो है। ओके, क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है, क्या ये इंप्लाई करता है कि A1 A2 भी जीरो है? क्या ये जरूरी है? नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल एक्सीलरेशंस ऑफ द पार्टिकल भी जीरो होंगे। बात समझना ध्यान से कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो तो ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि A1 A2 भी जीरो है, तो इट डजंट इंप्लाइज दैट A1 A2 भी जीरो है, A1 A2 भी जीरो, इसका ये मतलब नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये तो कांस्टेंट होगी, ये तो कांस्टेंट होगी, ये तो बात समझ आती है। ओके हाँ भाई, ये समझ आता है कि अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, क्या यहां से हमें एक बात ये समझ आती है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां से देखो कि अगर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो क्या V1 V2 भी जरूरी कि कांस्टेंट हो? ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। V1 V2 वेरी कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो वेरी नहीं करेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो वेरी नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि v1 v2 भी कांस्टेंट हो, ये मतलब नहीं है, ये कटा हुआ है, इसका मतलब ये मतलब नहीं है और ये मतलब है। ठीक है ना, समझना क्या मैंने लिखा हुआ है, बेसिक बेसिक चीजें, बहुत जरूरी चीजें हैं। क्या मैंने सीखा कि अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सीलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जीरो होंगे, ये नहीं बिल्कुल बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बोला जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि अलग अलग इंडिविजुअल वेलोसिटीज कांस्टेंट होंगी। बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ठीक है, ये बात अपने को समझ आई कि v1 v2 कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो मेरी बात कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, क्या चीज, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो इसका कई मतलब हो सकते हैं। इसका दो मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि एक मतलब इसका ये बनेगा कि अगर वेलोसिटी ऑफ, भाई जीरो भी तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे जीरो भी हो सकती है और कोई नंबर भी हो सकता है, सब इंटीजर, मतलब कुछ नंबर 1 2 3 कुछ भी ऐसे हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सम नंबर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे समझ लो, नॉट इक्वल टू जीरो, सब कांस्टेंट होगा, तो जीरो भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो के बराबर है तो वहां पर हमने एक कंडीशन पढ़ी हुई है, कि m1 x1 बराबर m2 x2। तो ये इसका जीरो का मतलब क्या है, हम लोग इस कंडीशन को पालेंगे कि m1 x1 बराबर m2 x2। लेकिन अगर जीरो के बराबर नहीं है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास भी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब वहां पर हम इस रिलेशन का यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग सिंपल सा यही रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो इस रिलेशन के साथ ही चलेंगे, और अगर जीरो आ जाता है, तो हम लोग m1 x1 बराबर m2 x2 भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों पे अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। पहले हम लोग कैटेगरी देखेंगे जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, क्या चीज, जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। ठीक, दूसरे केस में देखेंगे जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, मतलब एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम आएंगे जिनके बेसिस पे आपको समझ आएगा किस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी समझेंगे क्या है। ठीक है, कि हम लोग जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो है या जीरो के बराबर नहीं है, तो किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। अच्छा, ये बात तो अपने को समझ आई। दूसरी बात क्या है कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो है या नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक बात हमें और समझनी है। क्या समझनी है, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आ जाए, कहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसे समझो, देखो ध्यान से। वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर, अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो m1 प्लस m2 इसमें अगर हम कांस्टेंट भेज देंगे तो पूरा कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, तो क्या बनेगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन, या इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बात बोल सकते हैं कि मान लो पहले वेलोसिटी थी v1 प्राइम, थोड़ी देर के बाद हो गई v1 डबल प्राइम। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू m1 v1 डबल प्राइम प्लस m2 v2 डबल प्राइम। क्या यहाँ से ये बोल सकते हैं? इसका मतलब क्या है, ये पहले वाला एक्सीलरेशन है, सॉरी मोमेंटम है, और ये पहले वाला टोटल मोमेंटम। भाई m1 v1 क्या होता है, मोमेंटम पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का, तो ये क्या हो गया, पहले वाला नेट मोमेंटम। ठीक है, एक सेकंड, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, नीचे नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्या बता सकते हैं, यहां से हम बता सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो होगा वो हमारा कंजर्व होगा, मतलब मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा समय के साथ। सिंपल सी बात हमें समझनी है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन मतलब बेसिकली क्या है, वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी,
यहाँ से देख सकते हो तो क्या आ जाएगा। अब सिंपल से एक सिंपल रिलेशन से इसको समझ सकते हैं। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो क्या इसको हम अगर नेट फोर्स 0 के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बात तो वही है कि मतलब अगर फोर्स 0 है नेट तो मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो बदलने वाला नहीं। मतलब अभी जो मोमेंटम है और जो बाद में मोमेंटम है दोनों सेम रहेंगे। अगर 0 अभी है तो बाद में भी 0 ही होगा। दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? पक्का। अब बोर्ड पे जो समझ आ रहा है अच्छे से बिल्कुल विधिवत लाइन बाय लाइन इसको उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। जो चाहना एक आध लाइनें अपनी भाषा में जरूर लिखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपकी मैकेनिक्स का जो बेस है वो बनाती है, ठीक है। उतारो इसको। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन एक डिवाइस होती है, डिवाइस नहीं बोलना चाहिए, एक एपरेटस है, एक सेटअप है इस तरह का। इसको न्यूटन्स क्रैडल बोलते हैं। न्यूटन्स क्रैडल आपने मतलब कई बुक्स के कवर पे देखा होगा, कई जगह पे एग्जांपल्स में देखा होगा, कई फिजिक्स के जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देखते हो तो आप न्यूटन्स क्रैडल आपने बहुत बार देखा होगा। कुछ इस तरह का दिखता है ना, कुछ इस तरह का दिखता है, देखा है? चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा वीडियो, आप समझ सकते हो। वीडियो में प्ले करूंगा अपने साथ में, आप उसमें देखो बहुत ध्यान से कि वास्तविकता में क्या है। जब हम लोग एक जो हमारे पास बॉब है, एक बॉब आकर के दूसरे बाकी के 4 बॉब, अगर 4-5 जो भी बॉब हैं, एक बॉब आकर के बाकी के बॉब्स में टकराता है तो वह कर क्या रहा है एक्चुअल में, वो कि अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। और आप देखोगे कि अगर एक बॉब आकर के टकरा रहा है तो उधर से भी एक बॉब जो है वो निकल जा रहा है। वास्तविकता में ये अपना मोमेंटम उस दूसरे लास्ट वाले बॉब, इसका मतलब इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि जितना मोमेंटम है अभी, जितना मोमेंटम है अभी, वो किसी पार्टिकल से टकराने पर अपना मोमेंटम उसमें ट्रांसफर कर देता है। इससे ये भी मतलब निकलता है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना है। मतलब यहाँ पे जितना मोमेंटम है बाद में भी दूसरे पार्टिकल का भी सेम टू सेम मोमेंटम होगा। ये नहीं कि अगर हम इधर से एक मार रहे हैं तो उधर से भी एक निकलेगा। अगर हम इधर से 2 बॉब्स को उठा करके छोड़ देंगे तो उधर भी 2 बॉब जो हैं वो उठ जाएंगे। मतलब अगर आप इन 2 बॉब्स को ऐसे करके खींच दोगे तो ये दोनों बॉब भी इस तरह से निकल जाते हैं। इसका एक और भी एग्जाम्पल होता है, आप घर पे करके देख सकते हो। मतलब इस तरह से आप सिक्के लो, है ना, मान लो 5 सिक्के हमने लिए और एक सिक्के को ऐसे थोड़ा सा दूर खिसका के ऐसे कट से मारा, ठीक है, तो आगे ये सिक्का जाकर के इसमें चिपक जाएगा, इस तरह का केस बन जाएगा और ये वाला सिक्का जो उधर वाला था वो आगे निकल जाएगा। इस तरह के आप एग्जांपल्स करके देख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लेकर के दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा चला जाएगा। बहुत सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगर थोड़ा सा टफ होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। इसको आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो आई होप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी बुद्धि में जा रहा होगा। हालांकि जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जगह कम है आपकी बुद्धि में, बहुत ज़्यादा आप स्टोर कर चुके हो। ऐसा है क्या? नहीं होना चाहिए। जो भी बात समझ आनी चाहिए एकदम दिमाग में अपने रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या जितनी भी चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं उसको अपने दिमाग में स्टोर किस तरह से रखना है, ठीक है। पक्का? चलो ध्यान रखना इस चीज को। अब हम लोग धीरे धीरे चल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उस वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मतलब इसको लेने का मेरा कोई मूड था नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ आ जाए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो उसको किस तरह से डील करेंगे। इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है कि मान लो हमारे पास एक 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 आइस क्यूब है, ठीक है, बड़ा सा आइस क्यूब है, ठीक है, बिल्कुल स्लिपरी सरफेस है, मतलब बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और इस पे एक व्यक्ति खड़ा है, इस पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल कॉर्डन में खड़ा हुआ है और इसकी जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर लंबा एक आइस क्यूब है, ठीक है, कोई भी एक बर्फ का टुकड़ा है समझ लो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बताओ अगर इस आइस क्यूब का जो मास है दैट इज 100 kg और जो ये खड़ा हुआ है राम श्याम जो भी मानना है, इसका मास 50 किलो, इसका मास 50 किलो। अब वास्तविकता में होगा क्या? मैंने क्या किया कि राम को चला दिया, राम जो है वो आगे बढ़ेगा। राम जब आगे बढ़ेगा तो ये क्यूब के साथ क्या होगा, क्यूब जो होगा पीछे की तरफ खिसकेगा,
भाई जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब ये मत समझ जाए कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन है, तो राम ऐसे पैर रखेगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। तो जैसे राम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो आइस क्यूब क्या होगा, पीछे चलेगा। ये बात बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल फ्रिक्शन जो है उसको पीछे की तरफ धक्का देगा, क्योंकि उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। भाई राम के पैर पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा और इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो पीछे की तरफ चलेगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन लग सरफेस है। ठीक है, ओके। मैंने आपसे बोला कि बताओ जब राम इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाता है तो ये जो ब्लॉक है, ये जो क्यूब है, ये कितना आगे खिसक जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर राम को इस एंड से इस एंड तक जाना है तो बताओ ब्लॉक को इधर कितना चलना पड़ेगा। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ सकते हो, सेंटर ऑफ मास का एक बेहतरीन एग्जांपल। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से देखो तो ये जब शुरुआत हुई थी तो इनका इनिशियल मोमेंटम कितना था। राम खड़ा हुआ था, राम के पास, तो राम को तो चलना था नहीं, इसका मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम जो है इसका वो जीरो है। इनिशियल मोमेंटम जो है इसका जीरो है, और इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो अभी सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, जीरो। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो एक बात हम लोग जान सकते हैं, मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं था, मतलब ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, तो उसका जो m1x1 इज इक्वल टू m2x2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ब्लॉक कुछ x1 चला या ब्लॉक कुछ x चला। अगर ब्लॉक चलेगा x, अगर ब्लॉक इधर चल गया x, तो राम को अब कितना चलना पड़ेगा, 10 - x। राम को चलना कितना पड़ेगा, 10 - x। बात क्लियर है? तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर राम चलेगा 10 - मतलब एक तरीका समझो कि इन क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका ऐसा होता है कि हम लोग जो इन दोनों सिस्टम्स का जो दोनों हमारे पास राम और श्याम, मतलब राम और ब्लॉक है, इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं पर मान लेते, मान लो इस यहाँ पर कहीं पर था, तो सेंटर ऑफ मास तो चलेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास तो चलेगा नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि ब्लॉक जो है वो सेंटर ऑफ मास से कितना किसका है, और राम जो है वो सेंटर ऑफ मास से कितना किसका है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर राम 10 - x चला है तो राम सेंटर ऑफ मास से कितना खिसक गया, 10 - x। तो राम की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 - x, और ब्लॉक कितना किसका है, x। तो ब्लॉक की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी हो गई, x। ठीक है, तो राम के लिए 50 इसका मास, और ब्लॉक से डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 - x। और ब्लॉक कितना चला है, x, और ब्लॉक का मास कितना है, 100। क्या आ गया यहाँ से 50, ये 2 आ गया, 10 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3 मीटर। यानी ब्लॉक कितना चल जाएगा, 10/3 मीटर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सिस्टम, मतलब दो मासेस हैं, एक m1 एक m2, तो किस तरह से वो लोग कितना शिफ्ट हुए हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था, तो दोनों जितना शिफ्ट हुए हैं तो m1x1 बराबर m2x2 से इस तरह से कर सकते हैं। मतलब कई इसमें तरीके जोड़े जा सकते हैं। मान लो इसी ब्लॉक में हम लोग और भी आदमियों को ऐड कर दे। मान लो ये एक ब्लॉक था, ठीक है, एक ये आदमी खड़ा है, एक ये आदमी खड़ा है, ये खड़ा है राम, ये खड़ा है श्याम। ठीक है, ब्लॉक की वही दूरी 10 मीटर है। ठीक है, ये मान लो वही 100 kg। ठीक है, ये मान लो 50 kg, ये मान लो आपका 60 kg या 80 किलो मान लो। राम जो है भारी है, ठीक है, 50 किलो 60 किलो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, और आपसे बोला गया कि अगर दोनों को बीच में मिलना है, बिल्कुल सेंटर में मिलना है, तो बताओ ब्लॉक कितना चलेगा। अब समझो जरा, ब्लॉक चलेगा किधर, राम जो है वो इधर बढ़ेगा तो ब्लॉक में फोर्स लगेगा इधर, श्याम जो है वो इधर बढ़ेगा तो ब्लॉक में फोर्स लगेगा इधर। अच्छा, भारी कौन सा है, कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा लगाएगा, क्या फ्रिक्शन श्याम ज्यादा लगाएगा, इसका मतलब नेट ब्लॉक का जो मूवमेंट होगा वो उस तरफ होगा। ये कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा। देखो, तो अगर ब्लॉक का नेट मूवमेंट इधर होगा, मान लो ब्लॉक इतना शिफ्ट हो गया, ब्लॉक x शिफ्ट हो गया यहाँ से, ठीक है, और दोनों को बिल्कुल बीच में मिलना है, दोनों को बिल्कुल बीच में मिलना है, इस जगह पे, इस जगह पे बिल्कुल बीचों बीच में मिलना है। तो अब श्याम को देखो कितना, राम को देखो कितना चलना पड़ेगा। सेंटर जो था वो देखो टोटल 10 का था, यानी सेंटर 5 पर होगा, लेकिन 5 पर मतलब यहाँ पर 5 पर कहीं था ओरिजिनली, लेकिन शिफ्ट कितना हो गया ये जो, भाई अगर ब्लॉक x शिफ्ट हुआ है तो उसका जो मिडल पॉइंट है वो भी तो x शिफ्ट हुआ होगा, तो ये भी x शिफ्ट हुआ होगा। यानी राम को कितना चलना पड़ेगा, 5 तो चलना ही है, x भी चलना है, लेकिन श्याम को कितना चलना है, 5 में से x घटा दो उतना चलना है। यानी यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं कि 50 × 5 + x
50 इंटू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 इंटू 5 माइनस एक्स। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। मतलब दो व्यक्ति हैं, अगर हमें देखना है सेंटर ऑफ मास, हम पहले देख लेना सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है कि नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो हम m1 x1 बराबर m2 x2 से इन तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई डाउट उतारो। अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा सवाल किया है एक, कि देखा किस तरह से अगर नॉर्मल एक डायरेक्शन में कोई एक चीज मूव कर रही है तो, और मतलब मूव क्या कर रही है, अगर शुरुआत में वो रेस्ट पर है और हम ही उस पर कुछ इस तरह का करते हैं कि इंटरनल फोर्सेस आपस में जीरो हो जाते हैं, नेट फोर्स जीरो है, तो किस तरह से अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो था तो क्वेश्चंस को हम करते हैं m1 x1 और m2 x2 में लगा के फटाक से कर लिया। ओके, इसी में बम फूटने वाले सवाल भी आते हैं। बम फूटने वाले सवाल किस तरह से आते हैं? एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मोमेंटम जब भी हम लोग कंजर्व कराते हैं, बेसिकली m1 x1 बराबर m2 x2 था क्या, एक मोमेंटम कंजर्वेशन का एक शॉर्ट फॉर्म था काइंड ऑफ, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मान लो कि एक बम है, ठीक है, एक बम है, ओके, वो फूट जाता है दो हिस्सों में, इस तरह से फूट जाता है, ठीक है। तो बम फूटने में वास्तविकता में होता क्या है, इसकी रफ्तार इधर होगी, इसकी रफ्तार इधर होगी। हम वेलोसिटी वाले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो इसकी रफ्तार इधर v1 है, इसकी रफ्तार इधर v2 है, ये इसका मास m1 है और इसका मास m2, टोटल मास m था, ठीक है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि मोमेंटम कंजर्व किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में नेट फोर्सेस जो है जीरो है। अगर नॉर्मल सवाल है, मान लो नॉर्मल सवाल है और उसमें बोल दिया गया कि एक ये ब्लॉक था, ठीक है, और एक ये ब्लॉक था, एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, दोनों सडनली इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं। हमने कोई नेट उस पर फोर्स नहीं लगाया, लेकिन ये शुरुआत में जीरो पर रखे हुए, इनमें अंदर ही अंदर कुछ ऐसा होता है, रिपल्शन हो जाता है या कुछ भी होता है कि ये इधर की तरफ चलता है, ये इधर की तरफ चलता है, ठीक है। ये v1 से चलता है, ये v2 से चलता है, ये m1 इसका मास, इसका m2 मास। इस केस में जो मोमेंटम है वो x डायरेक्शन में कंजर्व है, लेकिन अगर इसी तरह का केस हम y डायरेक्शन में देखना चाहें, ठीक है, कि ये y में चलने लगता है, ये इधर चलने लगता है, तो y डायरेक्शन में यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ, क्योंकि y डायरेक्शन में यहाँ पे mg लग रहा है, नॉर्मल मतलब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। लेकिन बम फूटने वाले सवालों में क्या होता है, बम फूटने वाले सवालों में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ग्रेविटी को इग्नोर करना होता है, क्योंकि बम जो है जब फूटता है तो फोर्स ग्रेविटी के कंपैरिजन में इतना ज्यादा होता है, अंदर वाला जो ब्लास्ट होता है वो ग्रेविटी के कंपैरिजन में इतना ज्यादा होता है कि उसमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल अगर एक्स डायरेक्शन में तो क्या लिख देंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। लेकिन सोचो अगर बम फूटा इस तरह से कि एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है और एक ये टुकड़ा है, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है। ये v1 है, ये v2 है और ये v3 है, ठीक है। ये एंगल मान लो θ1 है और ये एंगल θ2 है, वो पूरा वर्टिकल है, ठीक है। तो किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इसको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया। ये v3 है, ठीक है, क्योंकि ये m3 था, ये v1 है और ये हमारा v2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बम फूटा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट है x में भी है और y में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दोनों में मोमेंटम कंजर्व है, x में तो नेट फोर्स जीरो है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, y में ग्रेविटी है। लेकिन मैंने बताया कि जब भी बम फूटता है तो हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, इस तरह के सवालों में हम लोग क्या करेंगे कि x और y में से कंपोनेंट तोड़ दो। तो v2 क्या होगा, इधर आ जाएगा v2 cos θ1 और इधर आ जाएगा v2 sin θ1। v1 को तोड़ दो, इधर आ जाएगा v1 cos θ2, सॉरी ये क्या था, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, ये θ2 है और ये θ1 है, θ2, ठीक है। v1 cos θ1 और इधर क्या आ जाएगा v1 sin θ1, ठीक है। अब मेरे पास x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटीज और हमें पता है मासेस क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी, x डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बनेगी, x डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ नेट वेलोसिटी कितनी है, ये मास क्या है, ये तो m2 v2 cos θ2 पॉजिटिव में, और निगेटिव में क्या है m1 v1 cos θ1। क्या आ जाएगा m1 v1 cos θ1। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी,
ऊपर की तरफ क्या है m3v3 और नीचे की तरफ नेट मोमेंटम क्या है m1 v1 sin थीटा 1 m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 v2 sin थीटा 2 m2 v2 sin थीटा 2। इस तरह से आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस लिखनी होगी। इस तरह से आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस लिखनी होगी। कोई समस्या, कोई डाउट? तो बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, सिंपल चीज है, बट कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आपके लिए एक टेढ़ी खीर हो सकता है। ठीक है ना, खीर सुन के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब और किस तरह के सवालों को टैकल करना है ये हम लोग आज की क्लास में नहीं देखते, अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में किस तरह से और क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कई तरीके के बन सकते हैं। ठीक है, चलो मिलेंगे अब अगली क्लास में। तक इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, और अगली क्लास में इस पर और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।